नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग को जहाँ तक पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इस संदर्भ में हमारा और 8 टॉपिक हो गया है और हम नेक्स्ट टॉपिक उद्देशिका कर रहे हैं आज। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक उद्देशिका है। चलिए उसको थोड़ा सा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं उद्देशिका। दोस्तों इसमें कुछ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स है तो उसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव हमारे स्वप्नों और विचारों को व्यक्त करता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों इसमें हम समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ें। क्या जोड़ें? 3 शब्द को जोड़ें, 3 नए शब्द को जोड़ें। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द को हम जोड़े। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देती है। 3 प्रकार का न्याय देती है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय हमारी उद्देशिका हमें देती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संवैधानिक विधान में प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया गया है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संवैधानिक विधान में प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया गया है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। मुंशी ने के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया था। दोस्तों पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में के 1973 का जो वाद आया उसमें बोला गया था कि नहीं, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है। इससे पूर्व जो बेरुवारी वाद था 1960 में, उसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। बेरुवारी वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में के प्रकरण में 1967 के प्रकरण में, इसमें बोला गया था कि उद्देशिका पूरे संविधान को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका संविधान को प्रतिबिंबित करती है, पर उस उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है इसके बारे में किसी तरह की बात नहीं कही गई थी। बेरुवारी बाद में तो बोला गया था उद्देशिका संविधान का भाग ही नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में इसमें ये स्वीकार किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। दोस्तों बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो वाद आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। क्या की थी? कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में 1994 में इसमें उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि नहीं, उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 तरह के न्याय की बात की गई है। किस तरह की स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है कि सबके लिए समान अवसर मिलेंगे और प्रतिष्ठा जो सबके लिए समान तरह के
किसी के तरह किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। दोस्तों इसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा था। अम्बेडकर जी ने बोला था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वही संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी बोलते हैं कि जो हमारी जो उद्देशिका है हमारी राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है? हमारी राजनीतिक जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप ने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। B.R. अम्बेडकर ने बोला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बताया था। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है और जिसमें भारतीय राज्यों के स्वरूप, उद्देश्य और आदर्शों का उल्लेख किया गया है। स्थिति को उल्लेखित किया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रश्न नंबर 1 की X की जगह पे 26 नवंबर 1949 अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो जब संविधान लागू किया गया था तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। तो ये होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यही होगा, क्योंकि इसमें भी समाजवाद आ जाए, इसमें पंथनिरपेक्ष आ जा रहा है और इसमें समाजवाद आ जा रहा है। तो ये नहीं था, क्योंकि ये हमको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में ही प्रतिबिंबित होता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की क्या मत था, क्या विचार था संविधान बनाने में। तो ये हमारी उद्देशिका से पता चल जाता है कि उन लोग क्या विचारधारा थी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत और मनोस्थिति उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनोस्थिति को समझाने की एक कुंजी है।
यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो दोस्तों ये प्रस्तावना में सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो गणतंत्र नहीं, सर्व नहीं, सत्ता संपन्न ये गलत होगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष होगा। समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, जनवादी नहीं है, नहीं, ये होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक जनवादी गणतंत्र। डी सही होगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक मिनट दोस्तों, हमें ये वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ना था दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम ये है: सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। नोट: ध्यान देने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित ये शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसी प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में जनवादी की अंग्रेजी डेमोक्रेटिव है तथा इसी आधार पर यह उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो समाजवादी नहीं, पहले ही समाजवादी नहीं आ जाएगा। पंथ निरपेक्ष पहले नहीं आ जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द को विचारानुसार क्रम में दीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष दोस्तों नहीं, सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट पे हो जाएगा सार्वभौम, फिर दूसरे पे हो जाएगा फर्स्ट पे सार्वभौम, दूसरे पे समाजवादी, सेकंड पे समाजवादी, तीसरे पे हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और चौथे पे प्रजातांत्रिक। तो CADB कहाँ है? CADB ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो शब्द जोड़े गए थे समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, और जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नगत शब्दों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु तथा गणतंत्र पहले से ही मूल प्रस्तावना में थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्या जोड़ा था? क्या था? अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है भारत की संविधान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लिया गया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता नहीं था। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, 1 और 3 और एक अखंडता था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। 1 और 2 इसका 1 और 2 और 4 सही है दोस्तों। 1, 2 और 4 सही है इसका आंसर 1, 2 और 4 सही है। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ये अंतर्गत उद्देशिका बना, न्याय योग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रस्तावनों को यह रद्द नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतर्गत भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता है, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है
हम उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। उद्देशिका में हम संशोधन इसका कर सकते हैं, उद्देशिका में संशोधन संभव है। तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। संविधान के मूल ढांचे में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, इस प्रकार के हम उसमें कर सकते हैं उद्देशिका का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए न्यायालय में पहुँच जाएँ कि हम ये लागू करिए, ये लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सम्मिलित नहीं था विश्वसनीय, ये तो है ही नहीं। समाजवादी भी नहीं था, समाजवादी हम लोग बाद में जोड़े थे। और गैर धार्मिक मतलब धर्मनिरपेक्ष, ये भी नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3, 4 गणतंत्र पहले था दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना के अनुसार भारत की संवैधानिक वस्तु स्थिति प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया था। साथ ही इसी संशोधन में मूल प्रस्तावना के राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। विश्वसनीय है कि गैर धार्मिक शब्द संविधान की प्रस्तावना में कभी शामिल ही नहीं थे। तो गैर धार्मिक शब्द कहीं नहीं था। इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हम 3 शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। पहले सिर्फ राष्ट्र की एकता था, उसके स्थान पे हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो ये दोस्तों हम कितनी बार क्वेश्चन ये करके आ जा रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित थे तो इसमें समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, गणराज्य था। सिर्फ सम्मिलित नहीं थे, सॉरी दोस्तों, सम्मिलित नहीं थे में तो हाँ, समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। ये तीनों नहीं थे क्योंकि ये तीनों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हम जोड़े थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सही है। कारण है कि
इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। टेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। एक बार इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से शुरू होती है। अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो उद्देशिका में या प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यही भावना सबसे धर्मनिरपेक्षता का व्यक्त किया जाता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारत के पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में कोई भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा तथा अनुसार सभी धर्म राज्यों के द्वारा समान रूप से प्रश्रय दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो उल्लिखित नहीं है, ये संघीय शब्द नहीं उल्लिखित है दोस्तों। बाकी संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक है, संघीय शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय की स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुसार भारत संघ या भारत संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्रमुख के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। चारों हैं दोस्तों, चारों हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान आमुख मतलब प्रस्तावना के लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, 3 तरह का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समता के अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। तो न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 2, 1 ऑप्शन ए। भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, 2 प्रकार के समानता के अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और 1 प्रकार का है व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी।
का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन के नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता, विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा की बात कर गई है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। भारत के संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। सामाजिक न्याय से तात्पर्य प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय के से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना। और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दी गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों में आर्थिक न्याय की बात की गई है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में ही आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की परिकल्पना और उद्देश्य का उपबंध किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं था, ये सही है। उक्त शब्द 1977 में जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए दोस्तों, ये सही है दोस्तों। ये 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों। उक्त शब्द 85 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये तीनों गलत है, एक सही है इसका। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे, ये वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका कहलाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने इसे कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को ही संविधान की आत्मा माना है। अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र की जन्म कुंडली माना था? तो के.एम. मुंशी ने माना था, जन्म पत्री या जन्म कुंडली। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज अम्बेडकर ने बोला था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? वेरुवाड़ी विवाद में वो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। वेरुवाड़ी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को ही संविधान का भाग मान लिया। उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो ये है केशवानंद भारती बाद में। केशवानंद भारती बाद बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। संविधान का अभिन्न अंग माना और यह प्रतिपादित किया कि इस प्रस्तावना में वर्णित संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल तत्व संविधान की मौलिक संरचना के अनिवार्य स्तंभ है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रहेगा, अर्थात वह अपना व्यक्तित्व या पहचान खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये उद्देशिका संविधान का भाग है। ये आ गया है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये आ गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। प्रश्नगत वादों में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई थी। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई और उनकी व्याख्या की गई वो था कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में आदर्शों, उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी प्रस्तावना की। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान ने बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या हम संविधान में आगे मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।
ये संविधान का भाग तो है, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बृहत संविधान पीठ में कहा निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन रिवेरुवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, परंतु संविधान के अन्य भाग से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान में दिया गया आमुख मतलब उद्देशिका न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। चारों सही होगा दोस्तों इसका। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका आमुख को उद्देशिका कहा गया है। उद्देशिका स्वतंत्र रूप से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता। हालांकि किसी अनुच्छेद में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा व्याख्या सहायता के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सही कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ज्ञातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेष स्रोत पर नहीं लगा, इसलिए हम उस विकल्प का चयन नहीं कर सकते जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए गए हों। हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए गए दृष्टि से सी या डी समान रूप से चयन करने योग्य हैं। मतलब इसमें चारों विकल्प सही हैं दोस्तों, 1 2 3 4 चारों सही हैं, लेकिन अगर हम इनमें से किसी को करेंगे तो या तो सी को कर सकते हैं या डी को कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है? तो इसमें सही है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है। ये सही है दोस्तों, सामाजिक समानता संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की बात प्राप्त कराने की बात की गई है। आज का टॉपिक दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में। शासन प्रणाली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।